नमस्ते। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर 1। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको एल का ये समझाऊंगा। एल का मॉड्यूल जो आपको दिख रहा है, देख लीजिए, ये एल का मॉड्यूल है। ये भी मैं आपको समझाऊंगा साथ ही में, लेकिन पहले मैं समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको एल के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। उसके बाद पूरे डिटेल्स एनालिसिस में करें। जैसे कि हमारा एक टारगेट है कि 10 से 11 लेक्चर्स में हम इस चैप्टर को ख़त्म कर लें। तो चलिए, आप पहले हेडिंग लिख दीजिए, फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। आज की क्लास में पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर में इसमें 4 बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है, जो कि है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, EMF में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और इसका है वीक मतलब न्यूक्लियर फोर्स। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स वीक कब होता है? जैसे कि ये एक बैलून है, ये एक बॉल है और ये एक बॉल है, तो इसको मैंने नाम दिया B1 और B2। इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बहुत वीक है। लेकिन अगर ये आ जाता है अर्थ, और ये एक सैटेलाइट जो इस अर्थ के अराउंड मतलब रोटेट कर रहा है, तो फिर इस सैटेलाइट और अर्थ के बीच में जो फोर्स होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, वो कुछ केसेस में, मतलब एक्सेप्शनल केसेस में वीक होते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो चार्ज मूव, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मूव करते हैं, तो वो कुछ चार्ज जो फ्लो करते हैं एक वायर में, तो उनके बीच में जो फोर्स होता है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स कब होता है? जो न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो फोर्स रहता है वो न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है, और जिसके बीच में स्ट्रॉन्ग रहता है उसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, उनके बीच में जो फोर्स रहता है उनको हम न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। तो अगर हम इन सबको नेमिंग करें, तो पहले स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में मतलब मैं लिख देता हूँ रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो पहले आएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब है। उसके बाद हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं। देख लीजिए फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड एंड आर यूज्ड टू एक्सप्लेन द लॉज ऑफ फिजिक्स। एग्जांपल, फोर्स, मास, लेंथ, टाइम, इन सब को हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो आपको पता होगा, हम फिजिकल क्वांटिटी को NU, जो है न्यूमेरिकल वैल्यू, और U को हम यूनिट से, जैसे कि MR 10 kg, जैसे ये बॉल का वेट है, तो ये जो 10 है ये N है, और ये U जो है यूनिट है। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, N1 इक्वल टू U1 इक्वल टू N2 इक्वल टू U2। अगर यूनिट बढ़ाएंगे तो नंबर बढ़ेगा, नंबर, जैसे कि हम यूनिट घटाएंगे नंबर बढ़ेगा, यूनिट बढ़ाएंगे नंबर घटेगा। तो इन सब के बीच में जो है हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी, जैसे हम देख सकते हैं, N इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U। एग्जांपल देख के मैं आपको समझाता हूँ। एक मास है जिसका है 10 kg, अगर हम इसका यूनिट को घटाते हैं तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 10 ग्राम करते हैं तो इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, यानी कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बढ़ रहा है, लेकिन जो यूनिट है वो घट रहा है। इसी को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं
मैं आपको सारा समझाऊंगा और आपको इजीली याद रह जाएगा। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम बात करते हैं MKS, CGS, FPS। ये मैं लिखता हूँ लेंथ, मास, टाइम। इन सब में सेकेंड शॉर्ट में सेकेंड स्मॉल है बस सेम है। नेक्स्ट लेंथ में हम मीटर लिख सकते हैं, इसमें हम सेंटीमीटर, और इसमें फुट, और ये पाउंड होगा, ये ग्राम, ये इधर रहेगा। उसके बाद ये केजी। तो लेंथ को MKS में मीटर, CGS में सेंटीमीटर, FPS में फुट, वैसे ही केजी, ग्राम, पाउंड, सेकंड इन सब में सेम सिम। आपको ये सिर्फ याद नहीं रखना, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो अपने आप माइंड में सेट रह जाएगा। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमारे पास 7 हैं जो आपको 9th क्लास में पढ़ाया गया होगा। पहले होगा लेंथ, फिर मास, फिर टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और करंट। ये हमारे पास 7 है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी से हम सब कुछ डिराइव करते हैं। इन सब का सिंबल भी हम लिख लेते हैं जो कि SI यूनिट है। इसका लेंथ का मीटर, मास का केजी, टाइम का सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। इन सब से जो भी हम करेंगे वो डिराइव करेंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वॉल्यूम। इसका जो है फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये भी लेंथ है ये भी लेंथ है, इक्वल टू लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ इक्वल टू L3। तो ये जो है ये होगा डिराइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि ये डिराइव्ड क्वांटिटी इनसे डिराइव हुआ है। लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होते हैं जो खुद सेल्फ डिपेंडेंट है, वो किसी के ऊपर इंडिपेंडेंट मतलब निर्भर नहीं होते हैं, उन्हीं को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। समझ गए? ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ में 2 क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, एक है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड। प्लेन एंगल 2D, सॉलिड एंगल 3D। प्लेन एंगल मैं आपको दिखाता हूँ। ये है आर्क लेंथ, ये है रेडियस। इसका जो फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू, जो प्लेन एंगल का फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ अपन रेडियस, SI यूनिट रेडियन। और सॉलिड एंगल का मैं आपको दिखाता हूँ। ये कौन ले जाएंगे हम, ये जो पार्ट है ये थीटा, ये सॉलिड एंगल है। इसका जो फॉर्मूला है एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, SI यूनिट टी रेडियन। मतलब रेडियन के आगे सिर्फ टी लगाएंगे तो टी रेडियन हो जाएगा। ये है सॉलिड एंगल। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको नोट्स चाहिए, मतलब मेरा जो खुद फेयर नोट्स है और कोटा के टॉप फैकल्टीज़ के नोट्स भी मेरे पास हैं, और अगर आपको ये एलन बुक या कोई भी बुक चाहिए तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको उस बुक का PDF प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।